अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत कुल 44 जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और हालांकि यूपी में मौसम ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरअसल आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत भी हो गई है। मिर्जापुर में आसमानी बिजली गिरने से 4, वाराणसी में 3, बलिया भदोही में 2 लोगों की जान गई है। आसमान से बिजली गिरने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और पूर्वांचल के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ जोरदार बारिश भी हुई है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से मौसम विभाग का अनुमान है कि 44 जिलों में बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, इसका अनुमान है। यूपी में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की जान भी चली गई है। तो एक तरफ यूपी में आसमानी आफत का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 44 जिलों के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट है। बिल्कुल, और पूर्वांचल के लिए ये मौसम का अलर्ट कितना घातक साबित हुआ, इस बात का अंदाजा लगाइए कि 11 लोगों की आसमान से गिरी बिजली की वजह से जान गई है। 11 घरों में ये आसमान से गिरी बिजली मातम लेकर के आई है। अभी मॉनसून की शुरुआत ही हुई है और ये दर्दनाक खबर है। चलिए हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं, जानकारी लेते हैं कि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा क्षति देखी जा रही है। नीतीश, जिस तरीके से 11 लोगों की जिंदगी छिन गई आसमान से गिरी बिजली को लेकर के, ओवरऑल क्या इंपैक्ट रहा है, किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं? तो हम कनेक्ट करेंगे नीतीश से, अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं। ये देखिए, किसी गांव में कोहराम मच गया जब ये खबर मिली कि फतेहपुर की खबर है, जब एक साथ 5 लोगों की जान चली गई थी। उसके साथ ही ये संख्या बढ़ती चली गई जैसे जैसे दिन बढ़ा। और इसी के मद्देनजर देखिए, आज मौसम विभाग ने कहा है 44 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि बारिश के साथ साथ बिजली से भी बच करके रहना होगा। पेड़ के नीचे नहीं बारिश के वक्त शरण लेनी है, इस बात का ध्यान रखना होगा। पेड़ के नीचे नहीं छिपना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और इस मौसम में एहतियात बरतें तो बेहतर है। हालांकि बहुत मुश्किल है, खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए ये वक्त बाहर निकलने का ही है। ऐसे में आसमान से गिरी बिजली ने 11 घरों में मातम। और एक बार फिर से नीतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं वाराणसी से। नीतीश, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ आसमानी आफत का कहर बरप रहा है, दूसरी तरफ मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि 44 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है। तो जानकारी दीजिएगा, जिन जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी वहां पर हालात क्या हैं, किस तरह से वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है, और अब जो अलर्ट है उसको देखते हुए कितना अब आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले नुकसान का जिक्र करूंगा जी। अगर बात करें तो 11 लोगों की मौतें हैं और 11 लोगों में सर्वाधिक मिर्जापुर में 4 मौतें, उसके बाद बनारस में है, उसके बाद भदोही में है। तो जो 11 मौतें हैं उसके बाद उनको मदद और राहत पहुंचाने की सरकारी कवायद शुरू हो गई है। दूसरी बात अलर्ट की करूंगा तो यूपी के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जब भी आप घर से निकलें तो साथ में छाता लेकर निकलें। जो खुले स्थान है, यानी जो खेत के एरिया है, यानी जो खुला एरिया है, वहाँ पर जो तार है, बिजली के खंभे हैं, इनसे आप दूर रहें। अगर बात करें तो किसी पेड़ से भी आप दूर रहें जिस वक्त बारिश हो रही हो। तो अगर खुले एरिया में कोई पेड़ है तो वहाँ से भी दूर रहें। तो अभी पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इस बार की बारिश शुरुआती क्षणों में ही आफत लेकर आई है। 11 मौतें शुरुआती दौर में ही हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि ये बारिश, जो कि मानसून राहत की बारिश कही जा रही है, वो आने वाले दिनों में क्या राहत पहुंचाती है या आसमानी बिजली से कहीं न कहीं आफत का सबब बनती है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। मैं बनारस में हूं और बनारस में भी काले बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। रात से रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर भी जिस तरह से बारिश का अलर्ट है तो लोगों को अलर्ट रहना होगा। और यही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश आज अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, जमकर बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने ये बात कह दी थी कि बाढ़ के लिए सारी तैयारियां दुरुस्त होनी चाहिए। वैसे काशी में भी हमने जल भराव की स्थिति देखी है, किस तरीके की तैयारियां हैं अगर बारिश और ज्यादा होती है तो?
देखिए, बाढ़ और बारिश में अगर कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर अगर बारिश होती रही, अगर ऊपरी भागों में बारिश होती रही, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। अगर गंगा के किनारे की बात कर दे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज प्रशासन के लिए होता है किनारे के जो क्षेत्र हैं, और काशी तो गंगा के किनारे बसी ही हुई है, घाट के किनारे लोग बसते हैं, जो नाविक हैं उनको अलर्ट रहने को कह दिया गया है। तो अगर बारिश होती है, गंगा का बहाव तेजी से बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले नाविकों को अलर्ट होना पड़ता है, और नाविकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर बाढ़ की संभावनाएं आपके साथ बढ़ती हैं तो तत्काल आप अपनी तैयारी कर लें। ऐसी स्थिति के बाद अगर बात करें, जो किनारे के पुरोहित हैं, जो घाट किनारे अपनी पुरोहिती करते हैं, उनको भी ये बता दिया गया है कि जैसे ही बारिश बाढ़ में तब्दील हो, यहाँ पर आप थोड़ी अपनी जो जागरूकता चौकियां और हैं जानकारी की जरूरत है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए जितनी गाइडलाइन है, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के तार के नीचे ना रुके, खेती बाड़ी के लिए घर से बाहर निकले तो छाता लेकर के जरूर निकले, ताकि यहाँ पर जिंदगी बचाई जा सके। और उसके अलावा प्रशासन का जो काम है उस पर भी नजर हम बनाए रखेंगे। शुक्रिया नीतीश, जो जानकारी आपने दर्शकों को। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी देश भर में निंदा हो रही है। बिल्कुल, उस पूरे वाकये ने देश को हिला करके रख दिया और उसकी लपटें कहीं ना कहीं यूपी तक आई। इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके की तहकीकात की जा रही है। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी साल 2014 में कराची के दावते इस्लामी में भी भेजा गया था। देखिए, ये बड़ा कनेक्शन सामने आया है और बताया जा रहा है कि दावते इस्लामी संगठन का मुख्यालय दिल्ली और मुंबई में है। राजस्थान के डीजीपी के मुताबिक इस ग्रुप के सदस्य कानपुर में भी सक्रिय है। बिल्कुल, और दावते इस्लामी ने 1989 में पहली बार भारत में पहुंच बनाई और इस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लग चुका है। सूफी इस्लामिक बोर्ड भी दावते इस्लामी पर गंभीर आरोप लगा चुका है। इसके अलावा भारत में मुंबई, दिल्ली दावते इस्लामी के बड़े सेंटर बनाए जा रहे हैं, जबकि कानपुर में दावते इस्लामी के मरकज बदलते रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ये जान लीजिए कि राजस्थान के डीजीपी के बयान के बाद कानपुर में भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि कानपुर में दावते इस्लामी के सदस्य सक्रिय हैं। उदयपुर के अधर्म का कानपुर कनेक्शन। कानपुर एक्टिव हैं लोग, लेकिन इनका मुख्यालय दिल्ली और बॉम्बे है। ऑन रिकॉर्ड ऑफिस की हम बात कर रहे हैं। आतंक की एक और नापाक साजिश। उनतीस अरब देशों से जुड़े हैं गौस के तार। प्री प्लान्ड था कन्हैया लाल का मर्डर। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। 2014 में आरोपी गौस मोहम्मद पाकिस्तान गया था। सूत्रों की माने तो गौस मोहम्मद नेपाल के रास्ते से कराची गया था और 45 दिन तक पाकिस्तान में रुककर आतंक की ट्रेनिंग ली थी। गौस पाकिस्तान के अलावा करीब 28 अरब देश भी जा चुका है। उनमें से एक जो 2 अपराधी पकड़े गए, एक अपराधी 2014-15 में लगभग 45 दिन कराची रह के आया पाकिस्तान, और उसका मूवमेंट 18-19 के आसपास अरब कंट्री में भी है। नेपाल में भी उसने 1-2 बार दौरे किए हैं और लगातार वो फोन पे 8-10 पाकिस्तानी नंबरों पे उनके टच में है, जो एसओजी उसमें जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही कि कन्हैयालाल का मर्डर पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गौस मोहम्मद के मोबाइल में पाकिस्तान के 10 नंबर मिले हैं। दोनों पाकिस्तान और अरब देशों के लोगों से संपर्क में थे। गौस मोहम्मद पाकिस्तान में कराची के एक मौलाना के संपर्क में था। दोनों आरोपियों ने उदयपुर में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और लगातार वीडियो पोस्ट करते रहते थे। अब पुलिस उस ग्रुप के एडमिन और मेंबर की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो दोनों अपराधियों से कई युवा जुड़े हैं। अब खुफिया एजेंसी इनकी भी तलाश कर रही। जिस अंदाज में कन्हैयालाल को मारा गया वो तालिबानी तरीका था। ये हाँ बिल्कुल, एक इनमें गौस मोहम्मद 2014 में कराची जाना पाया गया है। ये दावते इस्लामी के यहाँ पर दावते इस्लामी का जो ऑन पेपर मकसद है वो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रीच करने का है, कुरान के प्रति जो भी ज्ञान वर्धन का है,
और जो भी सेक्ट का है, सुन्नी सेक्ट वगैरह, उसको आगे लोगों में बढ़ाने का है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वाले रियाज और मोहम्मद गौस से NIA और राजस्थान की SIT बेहद गोपनीय तरीके से पूछताछ कर रही। इन दोनों को मंगलवार को राजसमंद जिले के भीम इलाके से पकड़ा गया था। हत्या के दोनों आरोपी पाकिस्तान से चलने वाले दावत इस्लामी नाम के संगठन से जुड़े हैं। इसका दिल्ली और मुंबई में ऑफिस है और इससे जुड़े लोग कानपुर में भी एक्टिव हैं। ये एक सुन्नी मुस्लिम संगठन है जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेशों का प्रचार और प्रसार करने का दावा करता है। 1981 में दावत इस्लामी का गठन मौलाना इलियास अत्तारी ने कराची में किया था। इलियास अत्तारी के चलते दावत इस्लामी से जुड़े लोग अपने नाम के साथ अत्तारी लगाते हैं। उदयपुर घटना का एक आरोपी मोहम्मद रियाज भी अपने नाम के साथ अत्तारी लगाता है। राजस्थान में ऐसा कोई इनका ऑफिशियल वो नहीं है। पूरे इंडिया में कानपुर और दिल्ली और बॉम्बे में इनका मुख्यालय है। कानपुर, दिल्ली, मुंबई। या दावत कानपुर एक्टिव हैं लोग, लेकिन इनका मुख्यालय दिल्ली और बॉम्बे है। ऑन रिकॉर्ड ऑफिस की हम बात कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड। इनके दोनों बैकग्राउंड। जांच एजेंसियां आरोपियों से आतंक के हर उस कनेक्शन की तलाश करने की कोशिश में हैं जो कन्हैया लाल के मर्डर की वजह बनी। अब तक की जांच से ये साफ हो गया कि एक आतंकी हमला था। इधर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंटरनेट बंद है और धारा 144 भी लागू है। उदयपुर से मनीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब सीएम योगी ने युवाओं का भविष्य निखारने की कवायद शुरू कर दी है। और देखिए, इसी कड़ी में यूपी सरकार ने लाखों युवा उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज लखनऊ में स्वरोजगार संगम मेले का आयोजन किया है। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे 1,90,000 लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटेंगे। इसके अलावा लोन जो दिया जाएगा वो हस्तशिल्पियों को, छोटे उद्यमियों को दिया जाएगा। बिल्कुल, और इस लोन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और कई तरीके की ऐसी योजनाएं हैं ODOP से जुड़ी हुई, जिसके जरिए माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और इसके जरिए आज बड़ी तस्वीर निकल करके आएगी और हम आप तक पहुंचाएंगे। और वहीं यूपी की योगी सरकार 100 दिन के कामकाज का हिसाब देगी। सीएम योगी ने सभी विभागों को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही बचे कामों का 30 जून तक ब्यौरा देने की बात सामने आ रही है। योगी सरकार के 4 जुलाई को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद का लक्ष्य तय किया गया था, जो अब वो चेक किया जाएगा, उसे फिर से देखा जाएगा, उसका पुनरावलोकन होगा कि किस तरीके से कितना काम हुआ था। ये तमाम चीजें होनी है। यूपी भाजपा के लिए हमेशा गेम चेंजर रहा है। 2024 के लिए बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। और इसके लिए भाजपा ने यूपी में हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने का प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि भाजपा उपचुनाव की जंग में रामपुर और आजमगढ़ भी अब जीत चुकी है। अब 14 सीटें ऐसी हैं जिस पर सपा बसपा का कब्जा है। कांग्रेस पर भी के पास भी एक सीट है और 24 के रण में इन्हें जीत करके टारगेट को 100% पूरा करना चाहते हैं। जीत के बाद भाजपा की हुंकार, 24 में 80 की ललकार। हारी हुई 14 सीट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार, विपक्ष पर होगा सीधा प्रहार। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव फतेह करने के बाद भाजपा जीत के रथ पर सवार है और अब उसकी नजर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि 2024 के लिए जहां पहले भाजपा ने यूपी में 75+ का टारगेट सेट किया था, लेकिन उपचुनाव में जीत के बाद इसे बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। मतलब अब भाजपा की नजर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने पर है। कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ
उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। भाजपा की जीत में यूपी हमेशा से गेम चेंजर साबित हुआ। 2014 में जहां यूपी की 73 सीटों पर कमल खिलाया गया, तो वहीं 2019 में 64 सीट पर भाजपा गठबंधन की जीत हुई और जो 16 सीटें हारी थी उसमें से 2 सीट पर भाजपा ने उपचुनाव में कब्जा कर ली और अब बाकी बची हुई 14 सीटों पर कमल खिलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बुधवार को भाजपा के पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों पर फिलहाल कमल नहीं खिला, उन्हें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब खास स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में उन लोकसभा सीटों के जो प्रभारी हैं, जो संयोजक हैं, उन सभी को बुलाया गया, उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए और जो खास चीज़ें फिलहाल निकल कर सामने आ रही हैं वो ये कि जो अपनी माइक्रो प्लानिंग हमेशा से भाजपा की रही है, उसी के तहत बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 2019 में भाजपा जो सीटें हारी थी उसमें रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर का नाम है। इनमें से 10 सीट बसपा, 3 सीट सपा और 1 सीट कांग्रेस के पास है और अब इन सभी सीटों पर भाजपा की नजर है। इसके लिए भाजपा कई मोर्चों पर काम करेगी, जैसे प्रभारी और संयोजकों को क्षेत्र का दौरा करना होगा, हार के कारण पर मंथन होगा, कमजोर बूथ को मजबूत किया जाएगा, बूथ पर यूथ को फोकस किया जाएगा, जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलेगा, केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ दौरे होंगे, हारी हुई सीटों पर बूथवार चर्चा होगी, योजनाओं का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं करना होगा। दरअसल बात सिर्फ यूपी की 14 सीटों की नहीं है, भाजपा की नजर पूरे देश की 144 हारी हुई सीट को जीतने की है, जिसके लिए पार्टी ने यूपी के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदारी दी है। अगर बात यूपी की करें तो दलित वोट को भाजपा पहले ही अपने पाले में ला चुकी है, जिसकी वजह से बसपा 2022 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई और अब भाजपा की नजर सपा के MY समीकरण को तोड़ने पर है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट उपचुनाव में पास हो चुका है। भाजपा ने सिर्फ उस रामपुर में कमल नहीं खिलाया जहां मुस्लिमों की संख्या 55% है, बल्कि आजमगढ़ में सपा के यादव मुस्लिम समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती लगातार समीक्षा कर रही हैं। देखिए, मायावती की बैठक में सभी मंडल प्रभारी, लोकसभा सीटों के अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे और इसके अलावा बसपा के जिला अध्यक्ष, दूसरे पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। और खास बात यह है कि इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल होने वाले हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।